हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग रस्तोगी पहले भी कई अहम जिम्मेदारियां जो है वो संभाल चुके हैं और आज इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ खास बातचीत जो है वो अनुराग रस्तोगी करने वाले हैं और तमाम सवालों के जवाब जो है वो इंडिया न्यूज हरियाणा पर आज हम अनुराग रस्तोगी जी से जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई। थैंक यू, थैंक यू। तो सर, किस तरीके की जो है आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी, क्योंकि पहले भी आप कई अहम पदों पर जो है वो जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। एफसीआर जैसे बड़े पदों पर आपने जिम्मेदारी संभाली, कई सुधार भी जो है आपने डिपार्टमेंट्स में किए। तो फिलहाल पहली प्राथमिकता क्या आपकी क्या रहने वाली है सर? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता तो होगी कि हम किस प्रकार हरियाणा का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके लिए हरियाणा में इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, इन दो चीज़ों का हम कैसे आगे ले जाएं। उसके लिए हमें आज आवश्यकता पड़ेगी कि हम लेट अस से जैसे कुछ एक सेक्टर्स में नए इंडस्ट्रियल एरियाज में काम टेकअप करें। टेक्सटाइल क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर हमारे लिए ऑलरेडी है। ऑटोमोबाइल्स हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर ऑलरेडी है। एक नया सेक्टर जो हम विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं वो है एरोस्पेस और डिफेंस का, जिसको कि आपको पता ही है कि हिसार एयरपोर्ट के नज़दीक हम डेवलप करना चाह रहे हैं। तो एक हमारा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब का प्रोजेक्ट भी नागल चौधरी में भी स्टकअप है, क्योंकि वहाँ करीब 100-150 एकड़ ज़मीन पर हाई कोर्ट के ये आदेश आए हैं कि इसको हमें जो एक्विजिशन एक्ट है उसके मुताबिक उसको हम मुआवजा देना है। तो ये 5-7 चीज़ें दिमाग में हैं जिनको कि मैं मेरी प्राथमिकता होगी कि अगर हम उनको थ्रू कर पाएँ तो सरकार के पास कुछ ज़मीन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आएगी, जिससे कि अल्टीमेटली आज के दिन प्रदेश का विकास और प्रदेश की जीडीपी की ग्रोथ रेट इस बात पे ही डिपेंड करेगी कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर पाते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर पाते हैं। आपने हिसार एयरपोर्ट का भी जिक्र किया। काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है कि कब शुरुआत होगी, कब तक सर ये फाइनली? इसमें लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया गया है और विज़िट हिसार में हो चुकी है। अब इसके बाद उन्होंने कुछ एक अपनी जो ऑब्जर्वेशंस बताई हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को बहुत जल्दी टैकल करके, और मुझे उम्मीद है कि अगले 2 महीने में हमें इसका लाइसेंस और कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने की संभावना बन सकती है। सर, मेरा सवाल बजट को लेकर भी है। बजट जो है वो आने वाला है हरियाणा का, तो आप लगातार तैयारियां भी जो है वो कर रहे थे बजट को लेकर। तमाम वर्गों से बातचीत की जा रही थी, चाहे महिलाएं हों, किसान हो या फिर युवा हो, उनसे लगातार बातचीत की जा रही थी। तो किस तरीके का बजट रहने वाला है? क्या कुछ खास जो है इस बजट में रहेगा और किस तरीके की तैयारी जो है वो बजट को लेकर की जा रही है? देखिए, जैसा आपने इन मीटिंग्स के दौरान सुना भी है, हमने काफ़ी सारे सुझाव लोगों से आए हैं, जिसमें से मैं जैसे जैसे मुझे बीच में समय लगता है तो उन सभी सुझावों को देख के उसमें से वो एरियाज़ आइडेंटिफाई कर रहा हूँ जिनको कि हमें कुछ अपने बजट में उनमें इंक्लूज़न लानी है। और डेफिनेटली इस एक्सरसाइज को हम अगले 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे और फिर नेचुरली बजट की पेश होने की उम्मीद हमारी 11-12 तारीख के आसपास है। तब तक हम तैयार रहेंगे। आम लोगों के सुझाव को भी उसके अंदर सर किया जाएगा, शामिल किया जाएगा? जो आम लोगों के सुझाव आए हैं ऑनलाइन, आपने मांगे थे कि जो भी सुझाव देता है तो उसको, अगर सुझाव अच्छा लगता है तो उसको बजट के अंदर। डेफिनेटली सुझाव किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी सेक्टर से हो, किसी भी व्यक्ति से हो, सुझाव अगर बढ़िया है तो उसको इंक्लूड करने की बात ही अलग है। और आपने देखा होगा कि जो ये मीटिंग्स भी हुई हैं उसमें बाकायदा हमने बताया है कि कौन से सुझाव हमने पिछले सालों में जो लोगों से आए थे उनको इंक्लूड किया है। तो हम लगातार, और उसमें अब हम आगे और
हमें जिसको कहना चाहिए कि हमारा ये प्रैक्टिस स्ट्रेंथन होती जा रही है। तो सर ये मीटिंग भी रखी गई है सर कोई 3-4 तारीख को पंचकुला के अंदर सर? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। पिछली विधानसभा में भी जो पहला बजट आया था, अगर आपको याद हो तो रेड बिशप में ही एक इस तरीके की बैठक रखी गई थी। तो वो बैठक फिर होगी जिसमें सभी एमएलए, सभी मंत्रीगण शामिल होंगे और उसमें भी जो सुझाव आएंगे उस समय फिर फटाफट उनको हम वे करके और ये देख के कि उसमें से कौन सा कवर नहीं हो रहा, कौन सा कवर हो सकता है, उसको फिर डालेंगे। सर हरियाणा में हाल ही में जिस तरीके से जो डंकी रूट से गए थे युवा, उनको डिपोर्ट कर दिया है यूएसए ने। तो काफ़ी सारे ऐसे युवा हैं हरियाणा के जो है अपनी ज़मीन बेचकर जो है वो डंकी के जरिए अमेरिका गए थे, लेकिन वो उन्हें पकड़ लिया गया, उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। तो काफ़ी फर्जी एजेंट भी जो है वो हरियाणा के अंदर पाए गए हैं, जिस तरीके की उनकी शिकायतें लगातार उन्होंने पुलिस को भी कंप्लेंट की है। तो सर इसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा? क्या कार्रवाई जो है वो हरियाणा सरकार की इन पर रहने वाली है? क्योंकि या हरियाणा सरकार के स्तर पे तो एक सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई ये है कि इस पूरे प्रोसेस में जो जो भी मिडिलमैन सामने आते हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन होगा। और इसकी जो जिस ढंग से पब्लिसिटी हुई है, मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि लोगों को भी इससे सबक मिलेगा और उन्हें चाहे घर में एक रोटी कम मिले फिर भी ये प्रयास करना चाहिए कि वो लॉ के सही साइड में ही रहें। तो जिस तरीके की ऑर्डील, जिस तरीके की परेशानियां इन लोगों ने आने के बाद बताई हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हर व्यक्ति जो इस डायरेक्शन में सोच रहा था वो इस बात से सजग रहेगा कि कल को उसके साथ भी ऐसी ही ना बीते। और जहाँ तक जो मिडिल मैन है जिन्होंने ये कार्य किया है उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर कोई विधानसभा में कानून भी इसको जिस तरीके से पहले लाया गया था, लेकिन उसको अब सुधार करके दोबारा से इस कानून को लाया जा रहा है ताकि फर्जी एजेंटों पर लगाम लगाई जा सके। वो आएगा होम डिपार्टमेंट की तरफ से, तो लेट अस वेट फॉर दैट। सर भ्रष्टाचार को लेकर आप शुरू से सख्त रहे हैं। आपके पास एफसीआर था, राजस्व विभाग भी था, पटवारियों की सूची आई, तहसीलदारों की सूची आई, अब आप चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं। तो भ्रष्टाचार को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा? क्योंकि लगातार आप एक्शन लेते रहे हैं, भ्रष्ट कर्मचारी, अधिकारी कोई भी हो। देखिए, इसमें कई बारी जिस प्रकार से सूची अ, जिसको मैं कहूँगा, अगर ये कहूँ कि लीक हुई, वो तो मेरा उसमें एग्रीमेंट नहीं है, ना कभी था। वो एक इंटरनल डॉक्यूमेंट था जो कि समहाउ लीक कर दिया गया। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम भ्रष्टाचार को सख्ती से लेना चाहते हैं और लेंगे। और जिन लोगों के ख़िलाफ़ इस तरीके की शिकायतें हैं, जो कि जिनके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी मैटर्स चल रहे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करेंगे और आवश्यकता अनुसार उनको एक्सटेंशन भी ग्रांट नहीं करेंगे। रिटायर किया जाएगा जब जबरन? वो वर्ड एक्चुअली हमारा बहुत पहले से सर्विस रूल में एक ये प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति ए या बी ग्रुप का 50 साल की एज पर पहुंचता है तो उसको आगे सर्विस में चलाना है या नहीं चलाना है, उसके लिए एक रिव्यू कमेटी बैठती है। तो इस प्रकार के लोग जिनके खिलाफ इस तरीके की बात चल रही है, उनको हमारी मंशा ये है कि उनको आगे एक्सटेंशन नहीं देंगे। तो सख्त एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ? अब मतलब सख्त शब्द में इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि उनके खिलाफ उचित एक्शन लिया जाएगा। जो जो जैसा एक्शन उनके खिलाफ बनता है वैसा एक्शन लिया जाएगा। सर सरकार अपने रिसोर्स कैसे बढ़ाएगी? क्योंकि पैसा सरकार से जाता है, चाहे वो छात्रवृत्ति का हो और भी जो सब्सिडी जो है सरकार देती है। तो इसका भी कोई प्लान तैयार किया है कि किस तरीके से रिसोर्स जो है वो बढ़ाया जाएगा सर? मैंने, अगर आपने ध्यान दिया हो, अपनी बात की शुरुआत ही की थी कि स्टेट की इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हमको फोकस करना है। आज अगर आप देखें तो जो जो भी स्टेट्स आगे बढ़ रहे हैं उन स्टेट्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही प्रगति आनी है। एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में योगदान बहुत कम है। एग्रीकल्चर सेक्टर से जो आ रहा है उसकी प्रोसेसिंग करके ज़्यादा इकोनॉमी ग्रोथ हो सकती है रादर देन एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ।
तो अगर हम उसमें फोकस करेंगे, अगर हम अपने इंडस्ट्रियल एरियाज़ अच्छे रखेंगे, लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे, इंडस्ट्रीज़ बड़ी छोटी दोनों तरीके की अपने प्रदेश में खोलेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हमारा आर्थिक विकास होगा। और आर्थिक विकास के चलते हम जो हमारी जिम्मेवारियां हैं किसी भी कैटेगरी के लिए, चाहे वो सोशल नेचर की हैं या इकोनॉमिक नेचर की हैं, वो पूरी कर पाएंगे। सर, हरियाणा के कई इलाकों में नशे को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा है। लगातार सरकार उस पर वर्क भी कर रही है, प्लान भी तैयार कर रही है कि किस तरीके से उसको रोका जाए। समय समय पर कार्यक्रम भी जो है वो किए जाते हैं, युवाओं को जागरूक किया जाता है। तो इसको लेकर भी सर कोई प्लान है आपके दिमाग में? ये कंटिन्यूअसली, देखिए आपको पता ही है कि होम डिपार्टमेंट इसमें पूरे टाइम लगा रहता है, और बहुत ही सख्त कानून है हमारा, जो कि रेयरली और किसी सेक्टर में है, जो कि पिट एनडीपीएस, यानी कि प्रिवेंटिव, जिसमें डिटेंशन हम कर लेते हैं। इससे ज़्यादा सख्त कानून और नहीं हो सकता, जिसमें कि सिर्फ प्रिवेंशन के लिए डिटेंशन किसी भी व्यक्ति की कर ली जाती है, अगर ये पाया जाता है कि वो ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करने में, ड्रग्स को सेल करने में, परचेज करने में उसका हाथ है। चाहे कोई प्रलोभन इस नेचर का हो कि भी आप डंकी रूट से यूएसए में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, या ये कहीं ड्रग्स में डील करना शुरू कर दो, क्योंकि इनके अंत बहुत ख़राब है। मतलब जिस उद्देश्य से कोई व्यक्ति इस काम में पड़ता है, वो उद्देश्य की पूर्ति थोड़ी देर तो हो सकती है इन शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत ख़राब है। सर, एक आखिरी सवाल लूँगा। तमाम जिस तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से काम करना है, और आपने कोई निर्देश भी दिए हैं तमाम जो डिप्टी कमिश्नर हैं जिलों के, क्योंकि जनता जो है उन्हीं से कनेक्ट होती है। कई बार शिकायतें आती हैं कि हम जाते हैं लेकिन अधिकारी मिलता नहीं। हालांकि रात्रि ठहराव जो है वो, जिस तरीके से रात्रि जो प्रवास है, उसका भी निर्देश जो है पहले से दिए हुए हैं कि जो डिप्टी कमिश्नर हैं जाएंगे रात को, लोगों की समस्याएं सुनेंगे। तो आपने भी इस तरीके का कोई आगे जिस तरीके से लोगों को समस्या ना आए, इसको लेकर कोई दिशा निर्देश सर? निरंतर, ऐसा नहीं है कि अभी कोई चीज़ अभी तक नहीं चल रही थी। और आपको पता होगा, समाधान शिविर निरंतर सीएम फोकस कर रहे हैं, और सीएम खुद समाधान शिविर लगाते हैं, और हमारे सारे अधिकारी ज़िलों में समाधान शिविर लगा रहे हैं। ये प्रयास है कि लोगों को जो दिक्कतें हैं उनको जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके, और इस पे आगे कार्रवाई चलती रहेगी। शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी थे, जिन्होंने इंडिया न्यूज़ के तमाम सवालों के जवाब दिए।